Hello children, welcome to my class. Dear students, today I will continue the remaining part of chapter 7 of Visit to Cambridge, which has been taken from class 8 and written by Firdaus Kanga. Dear students, in the part 1 we have studied that this story is an autobiographical account of the writer Firdaus Kanga, and here he recalls his 30 minutes meeting with Stephen Hawking, who was one of the most scientific, genuine personality in the field of astrophysics, and he was totally handicapped, we can say here, and Firdaus Kanga was one of them. So let's continue our part 2 here. When the walking tour was done, I rushed to phone booth and almost tearing the cord so it could reach to outside. Phone Stephen Hawking's house. बच्चों, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर फिरदौस कांगा जो कि राइटर हैं इस स्टोरी के, उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनकी मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टीफन हॉकिंग से होती है और उसके बाद उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है. When the walking tour was done, जब वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, I rushed to a phone booth. वो क्या करते हैं, भाग करके कहाँ जाते हैं, उन्हें जब पता चलता है कि भाई यहाँ पर मुझे स्टीफन हॉकिंग से मिलने का मौका मिल सकता है, तो वे दौड़ते हुए जाते हैं कहाँ पर, एक फ़ोन बूथ, STD बूथ पर जाते हैं. ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड, और फ़ोन की जो वायर होती है उसे ज़ोर से अपने तक झपटने लगते हैं, खींचने लगते हैं. सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और इस तरीके से फ़ोन बाहर उनकी तरफ आ जाता है. फ़ोन स्टीफन हॉकिंस हाउस, और उन्होंने स्टीफन हॉकिंस के घर पर फ़ोन किया. देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड टू कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया. और when he called to Mr. Stephen Hawkins, it was received by the assistant of Mr. Hawkins. जब फिरदौस कांगा ने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंस के घर पर, उनसे मिलने की इच्छा बताई, तो फ़ोन किसने उठाया बच्चों? जो स्टीफन हॉकिंस के असिस्टेंट थे, उन्होंने फ़ोन उठाया. और फ़ोन उठाने पर फिरदौस कांगा जो कि राइटर हैं, जो ये पूरी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैं इंडिया से बोल रहा हूँ और मैं भी स्टीफन हॉकिंस की तरह व्हील चेयर पर हूँ, अपाहिज हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. Propelled all the way? It means, propel means push or drive forward. यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि जब मैंने असिस्टेंट से ये कहा कि भाई मैं व्हील चेयर से आया हूँ इंडिया में, तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं अपनी व्हील चेयर पूरे रास्ते भर खुद चला कर आया हूँ. टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और उन्होंने बताया कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारत से इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपनी ब्रिटेन की यात्रा के बारे में लिख सकूँ. आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिन, और मैं प्रोफेसर हॉकिन से मिलना चाहता हूँ. इवन 10 मिनट्स वुड डू, क्या मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए उनसे मिल सकता हूँ, उन्हें देख सकता हूँ? हाफ एन आवर ही सेड, और उन्होंने क्या कहा कि 10 मिनट क्यों, आप आधे घंटे तक उनसे मुलाकात कर सकते हैं. फ्रॉम 3:30 to 4. और इस तरीके से उनके असिस्टेंट ने उन्हें टाइम दे दिया कि आप कल कितने बजे, आप 3:30 बजे से 4 बजे तक आपकी मीटिंग में फ़िक्स कर देता हूँ. तो सोचिए, जो इंसान अपने आइडियल पर्सनालिटी को सिर्फ 10 मिनट मिलना चाहता था, उसे जब आधे घंटे मिल जाते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना कैसा रहा होगा. चलिए आगे देखते हैं. एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से फिरदौस कांगा जो हैं वो कहने लगे कि आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी. ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक. इट मीन्स, growing up disabled you get fed up with people asking you to be brave. अब यहाँ पर
क्या बता रहे हैं कि डिसेबल्ड होना, इट मीन्स विकलांगता में बड़े होकर आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो बार बार आपको करेजमेंट देने के लिए, एनकरेजमेंट देने के लिए क्या बोलते हैं, बी ब्रेव, साहसी बनो, हिम्मत वाले बनो, बहादुर बनो। इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, और ऐसा लगता है कि आपका साहस जो है वो एक अकाउंट की तरह है और आप बार बार उस अकाउंट में से एक चेक के द्वारा पैसे निकाल रहे हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, और द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, और इकलौती ऐसी चीज़ होती है जो आपको क्या बनाती है, मजबूती देती है, और वो चीज़ कौन सी है, इज सीइंग समबडी लाइक यू, किसी अपने ही जैसे व्यक्ति को देखने पर आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, ब्रेवनेस मिलती है। यहाँ पर फिरदौस कांगा चूँकि स्टीफन हॉकिंस से मिलने वाले थे, इसलिए वो बता रहे हैं कि मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि वे भी मेरी ही तरह व्हीलचेयर पर अपने जीवन बिताने वालों में से एक थे। अचीविंग समथिंग ह्यूज, और व्हीलचेयर में बैठे हुए हमारी तरह कोई व्यक्ति यदि कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेता है तो ये मन को सुकून देने वाली बात होती है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, और तब आपको पता चलता है कि आप असंभव से भी ज़्यादा संभव काम कर सकते हैं। एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और आप जितना कुछ करने की सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस्टर फिरदौस कांगा किसके बारे में बता रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंस से मिलने से पहले उनके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. I haven't been brave. अब नेक्स्ट डे जब मीटिंग फिक्स होती है तो क्या कहा जाता है, I haven't been brave। अगली दोपहर जब स्टीफन हॉकिंस से मिलने के लिए जाते हैं तो क्या बात कही जाती है कि मुझ में साहस की कमी रही है। यहाँ पे स्टीफन हॉकिंस अपने बारे में बताते हैं कि मुझ में भाई ब्रेवनेस की बहुत कमी रही है, और चूंकि स्टीफन हॉकिंस तो बोल नहीं पाते थे इसलिए उनका जो बॉडी रहित कंप्यूटर था ना, शरीर रहित कंप्यूटर, उसकी आवाज़ ने ये सारी बातें कहना शुरू की थी। आई हैड नो चॉइस, और यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस बताते हैं कि मेरे पास तो कुछ करने के लिए विकल्प ही नहीं था, कोई चॉइस ही नहीं थी कि मैं कुछ अलग से सोच पाता या कर पाता। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि निश्चित रूप से मैं कहना चाहता था कि डिसइंटीग्रेटिंग मतलब इस खराब हो रहे शरीर में विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस बॉडी के साथ बिल्कुल खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इसे एक क्रिएटिव तरीके से मैं जीना तो चाहता था लेकिन मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बट आई केप्ट क्वाइट, और मैं शांत रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। और यहाँ पर फिरदौस कांगा बता रहे हैं कि मैं चुप रहा क्योंकि हर बार जब मैं उनसे बात करता और उन्हें उत्तर देने के लिए विवश करता तो जिसके कारण मेरे अंदर एक अपराध सी भावना बनी रहती थी। और ऐसा क्यों सोचते थे फिरदौस कांगा, क्योंकि यहाँ फिरदौस कांगा तो फिर भी बोल सकते थे, बट स्टीफन हॉकिंस 98% उनकी बॉडी पैरालाइज थी, जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं सकते थे। इसलिए जब फिरदौस कांगा उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, अपनी बात रखते थे, तो बहुत तकलीफ के साथ स्टीफन हॉकिंस कंप्यूटर की उन बटन्स के थ्रू, कंप्यूटर की आवाज़ के थ्रू उन्हें बोलना पड़ता था। और ये सब देख करके फिरदौस कांगा को बहुत बुरा लग रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, trying to find the words
on his computer with the only bit of movement left to him. अब अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वहाँ बैठे, कौन बैठे थे कंप्यूटर में बच्चों? जो मैंने आपको कल भी बताया था, स्टीफन हॉकिंस की व्हील चेयर में एक कंप्यूटर की चिप लगी हुई थी और जिसका इस्तेमाल करके वे बातें किया करते थे। तो अपने कंप्यूटर पर वे क्या करने लगे? शब्दों को तलाश करने लगे, ठीक है। His long pale fingers, और उनकी उंगलियां जो कि लगभग पूरी तरीके से कैसी पड़ चुकी थी? पीली पड़ चुकी थी और उनमें हल्का सा मूवमेंट होता रहता था। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि भाई उंगलियां एकदम पीली पड़ चुकी थी और उनमें मूवमेंट बहुत कम होता था, और जब तक उनकी आंखें निराशा और थकान के कारण क्या होती थी? लगभग बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एंग्विश मीन्स पेन, तकलीफ या पीड़ा। उनके सामने बैठ करके मैं उनकी तकलीफ को क्या कर सकता था? महसूस कर सकता था। आई कुड फील हिज एंग्विश। द माइंड बायनेंट विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्पसेस। क्या बता रहे हैं वो? कि उनके दिमाग में विचारों का क्या चलता था? एक जिसे ऐसा लगता था उनको देखने के बाद कि ये एक सिर्फ जिंदा लाश की तरह हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब उन्हें मैंने ध्यान से देखा और उनके बात करने के तरीके को, जवाब देने के तरीके को देखा, तो फिरदौस कांगा बता रहे हैं कि मुझे स्टीफन हॉकिंस के बारे में ऐसा लगा कि उनके दिमाग में विचारों का कोई समुद्र चल रहा हो। इट मीन्स बहुत सारे थिंकिंग और थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हों। फ्रोजन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉर्पसेस, और जो जमे हुए शब्द वो कैसे थे? जिन भावनाओं को वो बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, उनका कंपैरिजन किसके साथ किया उन्होंने? कॉर्पसेस। इट मीन्स कॉर्पसेस मीन्स शव, लाशों के समान कठोर वाक्यों के रूप में बाहर निकल रहे थे उनके जो थॉट थे फिरदौस कांगा से बात करने के लिए। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. और मैंने कहा ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो फिजिकली डिसेबल पर्सन, इट मीन्स विकलांग लोग रहते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? तो मैं जानता हूँ कि यह बात मेरे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। क्या आप कभी मन ही मन हंसते हैं? तो देखिए कितनी पॉजिटिविटी से यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस भरे हुए थे। वो फिरदौस कांगा की बातों का कितने अच्छे से जवाब देते हुए कह रहे थे कि इतनी तकलीफ़ में होने के बाद भी, जिसकी पूरी बॉडी 98% से भी ज़्यादा पैरालाइज हो, उसके बाद भी वो व्यक्ति दूसरे को मोटिवेट करते हुए क्या कह रहा है कि विकलांग लोग हमेशा तकलीफ़ में होते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भले मैं दुनिया के सामने ना मुस्कुरा सकूं, लेकिन मैं इतनी परेशानियां होने के बाद भी मन ही मन मुस्कुरा सकता हूं, हंस सकता हूं और अपनी परेशानियां खुद ही दूर कर सकता हूं। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेगमेंट. I think this is one of the most motivational and inspirational story you have ever heard and I have ever explained. So try to learn something from Mr. Hawkins. ये कुछ बातें जीवन में बहुत अच्छी हैं सीखने के लिए कि स्टीफन हॉकिंस की लाइफ से हम सीख सकते हैं कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद, जिनकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज थी, उसके बाद भी वे दूसरों को किस तरीके से इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं. सो कीप वेटिंग फॉर माई पार्ट 3. थैंक यू.